सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। अभी हम सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी में हैं। कल हमने इस चैप्टर की शुरुआत की और इस चैप्टर की शुरुआत के आलोक में आपने देखा कि आईसीएआर नामक एक संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। 8 पार्ट्स आपने लिखे, जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जलोढ़ मिट्टी है। आपने यह भी देखा कि संपूर्ण भारत की मिट्टी में एक तत्व की विशेष रूप से कमी है, जिसका नाम है नाइट्रोजन, और नंबर 2 पर फास्फोरस की कमी है। कोई बताएंगे कि यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? 46%। तो इसको भी ध्यान रख लेंगे। और यूरिया का आविष्कार लैब में किसने किया था? वोहलर ने किया था। सबसे पहले वोहलर ने इस सिद्धांत का खंडन किया। वोहलर के पहले एक प्रचलित सिद्धांत था कि कार्बनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता, यह ईश्वर प्रदत्त है। वोहलर ने पहली बार यूरिन से बनाया यूरिया, इसीलिए उसका नाम भी यूरिया पड़ा है। इसको ध्यान रखना है। आज हम काली मिट्टी में हैं, ब्लैक सॉइल में हैं। पिछले क्लास में हमने जलोढ़ मिट्टी को देख लिया था। विस्तार के दृष्टिकोण से भी हम अलग अलग आयाम में सॉइल्स का अध्ययन कर रहे थे, और इस आलोक में आपने देखा एक मैप हमने कल इंपोर्ट किया था। इस मैप के माध्यम से यह क्लियर पता चलता है कि भारत के किस पार्ट में कौन सी मिट्टी है। यह मैप आप सभी तक शेयर भी कर दिया जाएगा। एक बार हम दोबारा यहीं से कक्षा को आगे बढ़ाएंगे और ब्लैक सॉइल की तरफ चलेंगे। हमारे समक्ष एक नक्शा है, जिसमें हम अलग अलग क्षेत्रों में देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मौजूद है। ध्यान से देखिए। जलोढ़ मिट्टी के बारे में बहुत क्लियर है कि पश्चिमी तटीय मैदान से लेकर और एक बहुत बड़ी पट्टी है जो लगभग अरुणाचल के ब्रह्मपुत्र क्षेत्र तक भी जाती है और नीचे बंगाल को टच करती है, यूपी होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड इत्यादि को देखते हुए। नक्शे में यह पट्टी थोड़ी कम चौड़ी है, लेकिन वास्तव में यह पट्टी अधिक चौड़ी है। इसको ध्यान रखिएगा। और ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है, कल बताए थे। वेरी गुड। तो इसको भी ध्यान रखना है। मुख्य बातों में चलते हैं। इसके नीचे का जो एरिया है, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के नीचे का और राजस्थान के बगल से जो एरिया जाता है, जो दक्षिण भारत तक जा रहा है, यह ब्लैक सॉइल का एरिया है। यह पूरा एरिया, जिसका दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। इसका एक और भी नाम है, इसको हम कहते हैं चेरनोजम सॉइल भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपासीय मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी भी कहते हैं। तो एक बहुत विशाल सा खंड है। और यदि इसके निर्माण की हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि लावा के जमने से, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से, इसका विखंडन से इसका निर्माण हुआ है। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी की एक खासियत है, इसके कण बहुत बारीक होते हैं, लेकिन जब इस पर पानी पड़ता है तो यह बहुत अधिक चिपचिपा हो जाता है और सुखाड़ पड़ने पर फट जाता है। और हल क्यों चलाते हैं? तो हल खेत में इसलिए चलाया जाता है कि मिट्टी को तोड़ा जा सके, उसे छोटे छोटे खंडों में बांटा जा सके। काली मिट्टी में ऑटोमेटिक यह गुण होता है कि सुखाड़ पड़ते ही क्या होता है, धूसर हो जाता है, फट जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है। इस कारण से इसे स्वतः जुताई करने वाली मृदा भी कहा जाता है, कि अपने आप प्लगिंग यहां हो जाता है। इसको भी परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है। यही 4-5 बातें हैं। कपास उपजता है, इसको ध्यान रखिएगा। इतनी बातें यदि समझ में आ जाती हैं तो इसमें और कोई नया टॉपिक नहीं होगा। 3-4 बातें लिख लेते हैं, लिख लीजिए। हेडिंग बनाइए, काली मिट्टी। काली मिट्टी।
इसके और भी नाम है। एक नाम है चेरनोजम, चेरनोजम के नाम से भी पूछा जाता है। एक है रेगुर मिट्टी, हर सुकार होगा रेगुर में, ध्यान रखेंगे। अथवा एक नाम और है इसका, कपासीय मिट्टी। कपासीय मिट्टी, तीन चार नाम है। कपासीय मिट्टी, काली मिट्टी, या चेरनोजम, या रेगुर मिट्टी, या कपासीय मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत के 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो भारत के 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो भारत का 17% है, जो भारत का 17% है। 17% है। सबसे अधिक, नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अधिक सबसे अधिक गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, सबसे अधिक गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी के पश्चिमी भाग में काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एरिया में गुजरात जरूर पूछेगा आपसे, महाराष्ट्र आपसे जरूर पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं तटवर्ती क्षेत्र इसमें आ रहे हैं, इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हेडिंग बनाइए विशेषता। विशेषता, विशेषता। देखिए, इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है, ब्रैकेट में लावा के जमने से हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है, ब्रैकेट में लावा के जमने से हुआ है। लावा के जमने से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसी भी मिट्टी में किस तत्व की कमी है, तो सबसे पहला तत्व भारत के सभी मिट्टियों में होगा नाइट्रोजन। बिल्कुल याद रख लीजिए, नाइट्रोजन एक नंबर पर होगा, चाहे कोई भी मिट्टी हो, 8 प्रकार में। इसमें लिख दीजिए, इस मृदा में, इस मृदा में, मृदा माने मिट्टी, इस मृदा में लोहा, एल्यूमिनियम, पोटास और चूने की अधिकता होती है। लोहा, एल्यूमिनियम, पोटास और चूने की अधिकता होती है। चूने की अधिकता होती है, अधिकता होती है। जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक तत्वों की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक तत्वों की कमी होती है। जैविक तत्वों की कमी होती है।
नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक तत्वों की कमी होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नोट में लिख सकते हैं ह्यूमस की भी कमी होती है। ह्यूमस की भी कमी होती है। ह्यूमस की भी कमी होती है। तो ध्यान रखना है जो काली मिट्टी होती है उसमें पानी की कमी होती है। इससे होता क्या है कि यह टूट जाती है। अब पानी की कमी से यदि सूख जाएगा और टूट जाएगा तो दरारें पड़ जाएंगी। इसलिए इसे कहा जाता है स्वतः जुताई भूमि। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि किस भूमि को स्वतः जुताई भूमि कहते हैं। लिख लीजिए, पानी की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण यह भूमि टूट जाती है। पानी की कमी के कारण यह भूमि टूट जाती है। अतः इसे अतः इसे स्वतः जुताई भूमि कहते हैं। अतः इसे स्वतः जुताई भूमि कहते हैं। स्वतः जुताई भूमि कहते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है। नेक्स्ट पॉइंट, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है। रेगुड़ मिट्टी है जिसमें जिसमें फेरस, FeRrus, फेरस की मात्रा अधिक होने से, जिसमें फेरस की मात्रा अधिक होने से एवं एवं फेरस की मात्रा अधिक होने से एवं टिटानी फेरस, टिटानी फेरस लवणों की अधिकता के कारण, टिटानी फेरस लवणों की अधिकता के कारण भी इसका रंग काला होता है। टिटानी फेरस लवणों की अधिकता के कारण भी इसका रंग काला होता है। इसका रंग काला होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, ध्यान रखिए कि जो मिट्टी सूखा पड़ने पर दरार पड़ जाएगा उसमें जल धारण की क्षमता ऑटोमेटिक अधिक होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन जलोढ़ मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है। ये भी कल लिखवाए थे, इसको भी हम आगे लिखेंगे। एक प्रश्न आप लोगों से पूछ लेते हैं। मान लेते हैं कि उच्च भूमि, जो ऊंची भूमि है वहां काली मिट्टी है, और निम्न भूमि यानी जो निचली भूमि है वहां भी काली मिट्टी है, तो ज्यादा उपजाऊ कौन सा होगा? निचला वाला होगा कि ऊपर वाला होगा? निचला वाला होगा। वेरी गुड, इसको ध्यान रखिएगा। जो काली मिट्टी है, यदि हाइट के आधार पर हम देखें तो निम्न स्तरीय जो काली मिट्टी है उसकी उपज ज्यादा होती है, और जो उच्च स्तरीय काली मिट्टी है उसकी उपज अपेक्षाकृत कम होती है। जल धारण की क्षमता इसमें बहुत अधिक होती है। वैसे तो मैंने 3 राज्य आपको लिखवाया है, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिमी MP, लेकिन यह और भी जगह पाया जाता है। यदि आप इस मैप को दोबारा देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह और भी जगह पाया जाता है। एक बार ध्यान से देखिए,
ये पूरा एरिया इसी का है, बहुत बड़ा हिस्सा है इसका। तो दो तीन बातों को एक साथ आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख दीजिए। जल धारण की क्षमता अधिक होती है, ये सब याद रखना चाहिए। बहुत जल्द बीपीएससी के पीटी सीरीज को सॉल्व करेंगे, 150 क्वेश्चन का कोई भी सेट लाएंगे और उसको एक कक्षा में सॉल्व कर देंगे। तब पता चलेगा कि तैयारी हमारी कितनी हुई है और कितना बाकी है। जिन पोर्शंस को पढ़ लिया है वहां किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। लिख दीजिए, जल धारण की क्षमता कम होती है, अधिक होती है, कम नहीं अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शुष्क खेती के लिए यह सबसे उपयुक्त मिट्टी है। शुष्क खेती माने सूखा खेती के लिए यह सबसे उपयुक्त मिट्टी है। सबसे उपयुक्त मिट्टी है, सबसे उपयुक्त मिट्टी है। नेक्स्ट लिखिए उसके बाद, मुख्य फसल, मुख्य फसल। पहला होगा कपास। क से काली मिट्टी, क से कपास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा होगा मूंगफली। कपास, मूंगफली, तंबाकू, तंबाकू, गन्ना, दलहन और तिलहन। दलहन और तिलहन। लेकिन सबसे यदि इंपॉर्टेंट किसी के लिए है तो कपास के लिए है। तो कपास को आप घेर कर रख लीजिए, उसे दो तीन टिक लगा के रख लीजिए, वही पूछा जाएगा परीक्षा में। उसके बाद कुछ नहीं पूछेगा। और नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए, उच्च क्षेत्रों की काली मृदा, उच्च क्षेत्रों की काली मृदा, उच्च क्षेत्रों की काली मृदा निम्न क्षेत्रों की तुलना में कम उपजाऊ होती है। उच्च क्षेत्रों की काली मृदा निम्न क्षेत्रों की तुलना में कम उपजाऊ होती है। ठीक है। यह एक क्षेत्रीय मृदा है। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक क्षेत्रीय मृदा है। यह एक क्षेत्रीय मृदा है। ठीक है। लास्ट पॉइंट, प्रमुख क्षेत्र। एक बार तो लिखवा ही दिए हैं, तीन चार और ऐड कर दीजिए। प्रमुख क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कॉमा दे देकर लिख दीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु, उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। हेडिंग में लिखिए लाल पीली मिट्टी।
रेड येलो सॉइल, रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, अब देखिए मिट्टी के रंग में ही स्पष्ट होता है वह क्यों बना। तो क्योंकि इसका रंग लाल पीला है, तो लाल क्यों बना? तो लाल बना फेरिक ऑक्साइड के कारण, ध्यान रखिएगा। और जो पीला रंग है, लाल बना लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। मैं दोबारा इसको चेंज करता हूं, लोहे के ऑक्सीडेशन से लाल बना, और फेरिक ऑक्साइड के कारण, जलयोजन के कारण इसका रंग पीला हो गया। इसका संबंध किससे है? ऑर्कियन और धारवाड़ युग से है। दोनों युग आपने पढ़ा हुआ है। इस मिट्टी की खासियत यह है, यदि इसमें पर्याप्त मात्रा में खाद और उर्वरक की व्यवस्था की जाए तो लगभग ठीक ठाक उपज हो सकता है इस मिट्टी में। लेकिन यह पतले अनाज के लिए उतना प्रसिद्ध नहीं है, यह मोटे अनाज के लिए अधिक प्रसिद्ध है। यह सब इस मिट्टी की मुख्य खासियत है। यदि आपसे कमी पूछा जाए कि किस किस तत्व की कमी है, तो वह तत्व फिर से क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा और ह्यूमस होगा। पूरे भारत की मिट्टी में इन तीन तत्वों की लगभग कमी पाई जाती है। और इसी कड़ी में याद रखना है कि दक्षिण भारत की पहली फसल कौन सी है? कौन बताएंगे? रागी है, वेरी गुड। और उत्तर भारत की पहली फसल कौन सी है? जौ और गेहूं, दोनों को साथ याद रखेंगे। उत्तर भारत की पहली फसल जौ और गेहूं है, दक्षिण भारत की पहली फसल रागी है। इसी कड़ी में इसको भी याद रखना चाहिए। इसके बाद इसमें कोई खास विशेषता है नहीं। चूने के कारण आंशिक रूप से अम्लीय होती है, और महत्वपूर्ण है कि रबर के लिए भी प्रसिद्ध है। इतनी बातें याद रखनी है, ये 4-5 बातें हैं। तो इसको लिख दिया जाए, लिखिए 5.18 यानी 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, फैला है। जैसे जैसे तमिलनाडु, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओमा, पश्चिमी घाट, बहुत सारा एरिया है इसका। पश्चिमी घाट और गिरिपद यानी पर्वत का जो चरण है, गिरिपद का क्षेत्र, गिरिपद का क्षेत्र, क्षेत्र तक इसका विस्तार है, इसका विस्तार है। यदि हम मैप को ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे ये लाल पीली मिट्टी का हिस्सा है। एक प्लेट तो यहां है इसका, दूसरा प्लेट यहां है, तीसरा प्लेट यहां है, चौथा प्लेट यहां है। इसका जो प्लेट है वो साउथ इंडिया में दोनों तीरों पर फैला हुआ है, दोनों तटवर्ती क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस तथा चूना की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस तथा चूने की कमी होती है, चूने की कमी होती है, कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। सर्वाधिक क्षेत्रफल कर्नाटक में है।
नेक्स्ट, उर्वरक का प्रयोग कर, उर्वरक का प्रयोग कर, उर्वरक का प्रयोग कर दलहन, उर्वरक का प्रयोग कर दलहन, चावल और मोटा अनाज उपजाया जाता है। दलहन, चावल और मोटा अनाज उपजाया जाता है, उपजाया जाता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि रबर की जो खेती है, रबर, प्राकृतिक रबर किससे बनता है, किसका बहुलक होता है? वेरी गुड, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो जो रबर बनता है उसकी प्राप्ति भी रबर के पेड़ों से की जाती है। तो रबर और कॉफी दो क्षेत्रों में काफी अनुसंधान हुआ है भारत में, और खास करके जो तमिलनाडु का क्षेत्र है और जो कर्नाटक का क्षेत्र है, किस मिट्टी का? लाल पीली मिट्टी का। तो तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र में रबर और कॉफी की दिशा में विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यह आपके परीक्षा के आने वाले समय के एग्जाम्स के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है। इसको लिख दीजिए लास्ट पॉइंट में। हाल के वर्षों में, हाल के वर्षों में हाल के वर्षों में तमिलनाडु और कर्नाटक में, हाल के वर्षों में तमिलनाडु और कर्नाटक में रबर और कॉफी की खेती का विकास इस मिट्टी में हो रहा है। ठीक है, रबर और कॉफी की खेती का विकास इस मिट्टी में हो रहा है। तो बता सकते हैं कि लाल पीली मिट्टी बनती किस चीज से, किस किस तत्व की अधिकता होती है इसमें बनने में? याद रख लीजिएगा, ग्रेनाइट की, निस्क की और रूपांतरित चट्टान की। लिख दीजिए इसको। लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट प्लस निस्क प्लस रूपांतरित चट्टानों के माध्यम से होता है। लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट प्लस निस्क प्लस रूपांतरित चट्टानों के माध्यम से होता है, माध्यम से होता है। ठीक है, हम आगे चलेंगे। कॉपी के शीर्ष पर जाकर एक दो अलग बातें लिख दीजिए। वैसे आप सबको याद ही हो गया है, फिर भी उन पॉइंट्स को मैं बार बार लिखवा देता हूं जिसके पूछे जाने की संभावना हाई फ्रीक्वेंसी पर होती है। शीर्ष पर लिख दीजिए, उत्तर भारत की पहली फसल जौ और गेहूं है। उत्तर भारत की पहली फसल जौ और गेहूं है। उत्तर भारत की पहली फसल जौ और गेहूं है। जौ और गेहूं है। दक्षिण भारत की पहली फसल रागी है। दक्षिण भारत की पहली फसल रागी है। रागी है। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा, ये हेडिंग होगा हमारा। अब ये मृदा क्या अलग है या इसी में से किसी का हिस्सा है? तो एक बात को ध्यान में रखेंगे कि इसी लाल पीली मिट्टी का ही एक नया रूप क्या है? लेटराइट है। और यह कहीं ना कहीं मानसूनी कारणों से हुआ है। इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा कि मानसूनी जलवायु की विशिष्टता के कारण लाल पीली मिट्टी का एक क्षेत्र का ऐसा हिस्सा है जो लेटराइट बन गया। अब ये कैसे बन गया और किस क्षेत्र में बन गया,
यह केवल मैप से जान सकते हैं। यदि नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो नक्शे में आपको लेटराइट मिट्टी मिल जाएगा। ये देखिए, जो पश्चिमी तट है इसके किनारे आपको लेटराइट देखने को मिल सकता है, यहां पर मिल जाएगा। तो लेटराइट मिट्टी भी एक खास टाइप की मिट्टी है जो लाल और पीली मिट्टी से ही रूपांतरित होकर बनी है, मानसूनी प्रभाव से बनी है। और हाँ, कहा जाए, हाँ, पाया जाएगा। एकदम इस तट पर आपको दिख जाएगा लेटराइट मृदा। और भी कई छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसको मैं लिखवा देता हूं, जहां कम कम मात्रा में, जहां मानसून का असर ज्यादा है। क्योंकि अब आपको याद भी होगा, चर्चा भी मैंने कई बार की है कि जून के प्रथम सप्ताह में केरल के तट पर मानसून का आगमन होता है। तो मानसून की लाइन में जो चीजें पड़ेंगी, और यदि उस क्षेत्र में कहीं पर लाल पीली मिट्टी रही होगी और मानसून का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो उस क्षेत्र की मिट्टी में परिवर्तन हो जाएगा और वो लेटराइट हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे ईंट का रंग होता है मटमैला सा लाल, वैसा ही इसका रंग मटमैला सा होता है, हल्का लाल होता है। और यदि इस मिट्टी के विषय में और हम जाने तो पता चलता है कि कुछ और क्षेत्र होंगे इसके, इस लाइन में पड़ेंगे। एक बार मैं देख लेता हूं कि और ये कहां कहां मिल सकता है। एक दो बातें पहले लिख लीजिए, फिर उसको देखते हैं। मैप तो है ही हमारे सामने। सबसे पहला पॉइंट यह लिख दीजिए, इस मिट्टी का अध्ययन सबसे पहले इस मिट्टी का अध्ययन सबसे पहले 1807 में फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। इस मिट्टी का अध्ययन सबसे पहले, अध्ययन या खोज एक चीज है, ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने की थी 1807। परीक्षा में कई बार बुकानन लिखा रहता है, तो बुकानन भी सही माना जाएगा। यह एक स्थानबद्ध मृदा है। यह एक स्थानबद्ध मृदा है। स्थानबद्ध मृदा है जिसका रंग ईंट के रंग की भांति लाल होता है। ईंट की भांति लाल होता है। ठीक है। अब देखिए, जो लेटराइट चट्टानें होती हैं, तो होता ऐसा है कि मानसूनी क्षेत्र में जब तीव्र वर्षा होती है तो वर्षा के प्रहार से लेटराइट चट्टानें टूटती हैं। और जब वर्षा के प्रहार से लेटराइट चट्टानें टूट जाती है तो फिर लेटराइट मिट्टी बनती है। लेटराइट शब्द का मतलब ये ईंट की तरह कठोर और लाल। तो फ्रांसिस बुकानन ने लैटिन शब्द लेटराइट्स के नाम पर ही इसका नाम लेटराइट रख दिया था। और इसका मूल कारण आप समझ गए हैं। उस चट्टान पर जब बारिश पड़ती है उसके बाद यह टूट कर बनता है। इसको भी लिख दीजिए। लिखिए, अधिक वर्षा के कारण, अधिक वर्षा के कारण लेटराइट चट्टानों पर, लेटराइट चट्टानों पर अपक्षालन, अपक्षालन, लीचिंग कहते हैं अंग्रेजी में इसको। अपक्षालन की प्रक्रिया के दौरान इस मिट्टी का निर्माण होता है। अपक्षालन की प्रक्रिया के दौरान इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। प्रमुख क्षेत्र दक्षिणी महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र, ब्रैकेट में भील जनजाति, भील
भ दीर्घ का ल, भील जनजाति। मध्य प्रदेश में सतपुरा, दूसरा पॉइंट क्षेत्र में। एमपी का सतपुरा। झारखंड के राजमहल का क्षेत्र, तीसरा। झारखंड के राजमहल का क्षेत्र, ब्रैकेट में लिख दीजिए संथाल एवं मुंडा जनजाति। ठीक है, संथाल एवं मुंडा जनजाति। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अत्यधिक वर्षा के कारण लेटराइट चट्टानों की ऊपरी परत से सिलिका बह जाती है। अत्यधिक वर्षा के कारण लेटराइट चट्टानों की ऊपरी परत से सिलिका बह जाती है और आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, जिससे मिट्टी अम्लीय हो जाती है। आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, जिससे मिट्टी अम्लीय हो जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। यह मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर भी मोटे अनाज, दलहन, दलहन, काजू, कॉफी, टैपियोका एक घास है, याद रखिएगा, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है ये। टैपियोका और रागी इसमें उपजता है, इसमें उपजता है। अम्लीय होने के कारण चाय की खेती की जाती है। अम्लीय होने के कारण चाय की खेती की जाती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, सर्वाधिक विस्तार केरला और कर्नाटक में है। केरल और कर्नाटक में है। केरल और कर्नाटक में है। ठीक है, तो यहां तक थी मुख्य मिट्टी, जहां से काफी क्वेश्चन आने की संभावना होती है। अब हम पढ़ेंगे अन्य मिट्टी, यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से कम महत्वपूर्ण मिट्टी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह जलोढ़ से आता है, उसके बाद काली मिट्टी से आता है, और उसके बाद लेटराइट मिट्टी से आता है। इस तीनों के बाद यदा कदा ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जानकारी के लिए सब पढ़ना पड़ता है। तो हेडिंग में लिखिए अन्य मिट्टी इसके बाद, और अन्य मिट्टी में पहला लिख दीजिए मरुस्थलीय मिट्टी या बलुई मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी या बलुई मिट्टी। आगे एक चैप्टर है मानसून, उसमें हम पढ़ेंगे कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं वहां 50 सीएम से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, तो अक्सर 50 सीएम से जहां कम वर्षा होती है उसी जगह को मरुस्थल कहा जाता है, और उसी जगह पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बालू ही बालू होता है, लोहा और फास्फोरस तो होता है,
लेकिन नाइट्रोजन जीरो होता है, ह्यूमस जीरो होता है। अब ह्यूमस नहीं होगा तो क्या होगा? कैक्टस जैसे पौधे उपज पाएंगे, फसल उपजाने की बात सोच भी नहीं सकते हैं। फिर भी आजकल आप देखेंगे कि नहरों के माध्यम से जब सिंचाई का विकास हुआ है तो उन क्षेत्रों में फसल उपजने की आस जगी है आज के समय में, जिसका ज्वलंत उदाहरण हरियाणा और राजस्थान का क्षेत्र है। इसको ध्यान रखना है। कुछ क्षेत्र हैं जहां नहरों के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है, तो वहां पर फिर ऐसी स्थिति बनी है कि फसल उपज सकते हैं। तो 2 से 3 बातें इसमें लिख दीजिए। फर्स्ट पॉइंट, 50 cm से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। 50 cm से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। 50 cm से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लोहा और फास्फोरस पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। लोहा और फास्फोरस पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, चूना और पोटास की अधिकता होती है। चूना और पोटास की अधिकता होती है। अधिकता होती है। प्रमुख क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और गुजरात। दक्षिणी हरियाणा और गुजरात। और गुजरात। लास्ट में लिखिए मुख्य फसल। मुख्य फसल, इसमें पहला होगा गेहूं। गेहूं। दूसरा लिखिए मोटा अनाज, जैसे ज्वार और बाजरा। मोटा अनाज जैसे ज्वार और बाजरा। तरबूज तथा गन्ना। तरबूज तथा गन्ना। गन्ना। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए दलदली मिट्टी। दलदली या पीट, पीट सॉइल भी कहते हैं इसको। दलदली या पीट या जैव मृदा। जैव मृदा। जैव मृदा। अब ये कहां मिलेगा इस टाइप का मृदा? तो ये वहीं मिलेगा जो या तो तट के क्षेत्र में होगा या भारी वर्षा के क्षेत्र में होगा। दो ही जगह मिलेगा। और जहां वर्षा ज्यादा होगी उस क्षेत्र में जैव विविधता ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है कि सुंदरवन का डेल्टा, उत्तराखंड का अल्मोड़ा, ये सब इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अलिप्पी जिला केरल, ये सब इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और इसमें यह भी ध्यान रखने योग्य है कि नमक का भी अंश होता है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में भी यह पाया जाता है। इसे कारी कहा जाता है, कारी। इसको ध्यान रखना है। और इस जैसे तट के क्षेत्र में यदि ऐसी मिट्टी पाई जाती है, वहां पर मैंग्रोव नाम की एक वनस्पति निकलती है, जिसकी जड़ें इतनी गहरी होती है कि वो मिट्टी को कट कर समुद्र में जाने नहीं देती है। इसको ध्यान रखिएगा। और मैंग्रोव्स नाम की यह वनस्पति समुद्री तूफान, सुनामी से हमारी रक्षा करती है। यह 4-5 बातें हैं। इतना यदि याद रह जाए तो काफी है। शॉर्ट में लिखवा देते हैं, लिख लीजिए। देखिए, आयरन और ह्यूमस
की अधिकता है। आयरन और ह्यूमस की अधिकता है। आयरन और ह्यूमस की अधिकता है। नेक्स्ट, प्रकृति में लिखिए अम्लीय। प्रकृति में अम्लीय। अम्लीय। क्षेत्र, तीर का चिन्ह। क्षेत्र, केरल का अलेप्पी जिला। केरल का अलेप्पी जिला। अलेप्पी जिला। हिमालय के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जैसे उत्तराखंड का अल्मोड़ा। हिमालय के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जैसे उत्तराखंड का अल्मोड़ा। उत्तराखंड का अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, कौमा, सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्र इत्यादि। नमक की अधिकता के कारण केरल में इसे काड़ी कहा जाता है। नमक की अधिकता के कारण केरल में इसे काड़ी कहा जाता है। केरल में इसे काड़ी कहा जाता है। काड़ी कहा जाता है। फॉस्फेट और पोटास की कमी होती है। फॉस्फेट और पोटास की कमी होती है। कमी होती है। ह्यूमस की अधिकता होती है। ह्यूमस की अधिकता होती है। अधिकता होती है। प्रमुख फसल, तीर का चिन्ह। सारी बातें एक एक करके लिख लीजिए। प्रमुख फसल, गेहूं, चाय, कॉफी और चावल, तथा गन्ना भी जोड़ दीजिएगा। गेहूं, चाय, कॉफी, चावल और गन्ना। लास्ट पॉइंट, इस मिट्टी में मैंग्रोव नामक वनस्पति का विकास होता है। इस मिट्टी में मैंग्रोव नामक वनस्पति का विकास होता है। मैंग्रोव नामक वनस्पति का विकास होता है, जिसकी जड़ें काफी गहरी होती है। जिसकी जड़ें काफी गहरी होती है। काफी गहरी होती है और समुद्री सुनामी से हमारी रक्षा करती है। समुद्री सुनामी से हमारी रक्षा करती है। ठीक है। कॉपी के शीर्ष पर लिखिए, सबसे टॉप पर देखिए, टैपियोका एक प्रकार का समुद्री घास है जो केरल के तट पर पाया जाता है। टैपियोका एक प्रकार का समुद्री घास है जो केरल के तट पर पाया जाता है।
टैपियोका एक प्रकार का समुद्री घास है जो केरल के तट पर पाया जाता है और समुद्री भोजन की तरह उपयोग किया जाता है। समुद्री भोजन की तरह उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद दो बचा, केवल समाप्ति कर देते हैं। एक तो पर्वतीय है, बहुत छोटा सा है, और एक है अम्लीय मिट्टी। इन दोनों को जान लेंगे तो चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। अन्य बातें और टेस्ट सीरीज के लिए किसी और दिन को हम रिजर्व रखेंगे इसमें। अगला लिख दीजिए हेडिंग में अम्लीय मिट्टी, एसिडिक सॉइल या अल्कली सॉइल। एसिडिक सॉइल, या इसका एक और नाम है अल्कली सॉइल। अल्कली सॉइल, अम्लीय मिट्टी। इसी का एक और नाम लिख दीजिए लवणीय मिट्टी, सेलाइन सॉइल। सेम ही है। सेलाइन सॉइल, लवणीय मिट्टी। ठीक है। इसके कई नाम हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट यही लिखिए, इसे कई नामों से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि ऊसर या कल्लर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो या तो लवणीय या अम्लीय, जो रहेगा वो उत्तर हो जाएगा। इसे कई नामों से जानते हैं, जैसे रेह, ऊसर, कल्लर इत्यादि। रेह, ऊसर, कल्लर इत्यादि। कैसे बनता है? तो जहां पानी का जमाव हो जाता है उन क्षेत्रों में बनता है। जहां भी पानी जम जाएगा वहां क्या होगा, ह्यूमस गायब हो जाएगा, मिट्टी का ऊपरी लेयर समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद लंबे समय तक पानी जमे रहने से इस प्रकार की मिट्टी बनती है। इसमें कुछ नहीं उपजता है, सालों लग जाते हैं। जब यह सूख जाता है, दोबारा जब ह्यूमस का लेयर बनता है, उसके बाद ही जाकर वहां कुछ उपज पाता है। अगले पॉइंट में लिख दीजिए, यह मिट्टी वैसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां जल निकास की सुविधा नहीं होती है। यह मिट्टी वैसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां जल निकास की सुविधा नहीं होती है। जल निकास की सुविधा नहीं होती है। जल निकास की सुविधा नहीं होती है। नहीं होती है। अधिक उर्वरक और अधिक सिंचाई का प्रयोग इसमें किया जाता है। किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन तो होगा ही नहीं इसमें, और ह्यूमस भी नहीं होगा। तो देखिए नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। अगले पॉइंट में खुद भी लिख सकते हैं सोचकर, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु, सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम की अधिकता होती है। अधिकता होती है। ठीक है।
चूंकि ये मिट्टी लवणीय होता है, कई बार अम्लीय हो जाता है, इसकी लवणीयता को कम करने के लिए जिप्सम मिलाते हैं, ताकि जिप्सम क्या करता है, सलाइननेस को काट देता है। इसको भी लिख दीजिए। इस मिट्टी की लवणीयता को कम करने के लिए जिप्सम मिलाते हैं। इस मिट्टी की लवणीयता को कम करने के लिए जिप्सम मिलाते हैं, जबकि अम्लीयता को कम करने के लिए चूना मिलाते हैं। इस मिट्टी की लवणीयता को कम करने के लिए जिप्सम मिलाते हैं, जबकि अम्लीयता को कम करने के लिए चूना मिलाते हैं। चूना मिलाते हैं। ठीक है, अब यहां एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पहले आप ही लोगों से पूछ लेता हूं। आप लोग ये बताइए, कोई मिट्टी यदि उपजाऊ होगी तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? टाइप कर दीजिए एक बार। आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, टाइप कर देंगे तो दिख जाएगा मैसेज बॉक्स। कितना होना चाहिए? 4। किसी और का जवाब है? ध्यान रखिएगा, यदि मिट्टी उपजाऊ होगी तो उसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में होगा। साइंस में आप पढ़ेंगे, ये पीएच स्केल है, इसके बीच में रहता है 7। 7 मतलब उदासीन, जैसे पानी का 7 होता है शुद्ध जल का। उदासीन का क्या मतलब हुआ कि ना तो यह खट्टा होगा ना कड़वा होगा, ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। जैसे जैसे 7 से कम आता जाएगा इधर, 6 की तरफ, 5 की तरफ, 4 की तरफ, तो ये हो जाएगा अम्लीय। और जैसे जैसे 7 के दाहिने तरफ जाएगा, 8 की ओर, 9 की ओर, 10 की ओर, तो इसे कहेंगे क्षारीय या लवणीय। ध्यान रखेंगे। जो एक आइडियल मिट्टी है, आदर्श मिट्टी है, उसकी आदर्शता की स्थिति यह है कि वो 7 के आसपास रहे, 6 से 7 के बीच में हो। इस मिट्टी में यह समस्या है कि कई बार यह लवणीय हो जाता है तो जिप्सम मिलाना पड़ता है, कई बार यह क्षारीय हो जाता है, ठीक है, अम्लीय हो जाता है तो चूना मिलाना पड़ता है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिए और लिख भी लीजिए नोट में, कहीं पर नोट में लिख लीजिए। अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 to 7 होना चाहिए। 6 से 7 होना चाहिए। नोट नंबर 2, अम्लीय मिट्टी पीएच मान 7 से कम। अम्लीय मिट्टी पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। क्षारीय या लवणीय मिट्टी पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है। देखिए, प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र, इसमें लिखिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केरल। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केरल। केरल। प्रमुख फसल, प्रमुख फसल, ढैंचा, बरसीम, ढैंचा, बरसीम,
नारियल और तेलतार। तेलतार प्रमुख फसल, चार का नाम लिख दीजिए, काफी है। यह एक अनुपजाऊ मृदा है, लास्ट पॉइंट। यह एक अनुपजाऊ मृदा है। अनुपजाऊ मृदा है। आगे चलते हैं। लास्ट लिखिए, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी। इसके विषय में पहले जान लेते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि पहाड़ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। इसे वनीय मृदा भी कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये इसको जीवाश्मी मृदा भी कह सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बर्फ में दबने से, पहाड़ों के बीच दब जाने से, सड़ जाने से लाखों सालों में इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। अब पहाड़ पर जो मिट्टी होता है उसकी मोटाई ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि वहां पर पत्थर ही पत्थर है, तो मिट्टी अधिक पतला होता है और इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन की कमी तो खैर सब में है। यदि हम कृषि विशेषताओं की बात करें तो कॉफी के लिए और चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी ध्यान रखना है। और इस कड़ी में यह भी ध्यान रखना है कि पर्वतीय मिट्टी में गेहूं भी उपज आजकल उपज रहा है, क्योंकि आजकल सीढ़ी नुमा खेती का प्रचलन है और सीढ़ी नुमा खेती के माध्यम से गेहूं की भी खेती यहां हो जाती है। वर्षा ज्यादा होती है। इतनी सी बातें हैं। 4-5 पॉइंट्स में इसको भी आप लिख देंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमस की अधिकता होती है। ह्यूमस की अधिकता होती है। अंग्रेजी में कहते हैं हिली सॉइल, HILLY, हिली सॉइल। ह्यूमस की अधिकता होती है। अधिकता होती है। नेक्स्ट, उर्वरक का प्रयोग करके, उर्वरक का प्रयोग करके गेहूं, चाय और कॉफी उपज उपज सकता है। उर्वरक का प्रयोग करके गेहूं, चाय और कॉफी उपज सकता है। उपज सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। अम्लीय होती है। पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, झूम कृषि, झूम कृषि एवं सीढ़ी नुमा कृषि की प्रधानता है। झूम कृषि एवं सीढ़ीनुमा कृषि की प्रधानता है। प्रधानता है। प्रधानता है। लास्ट पॉइंट, देखिए, उत्तर पूर्वी भारत का पहाड़ी क्षेत्र
उत्तर पूर्वी भारत का पहाड़ी क्षेत्र कॉमा कॉमा ये देख लीजिए, ये पर्वतीय और वन मृदा है, ये वाला एरिया है। उत्तर पूर्वी हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र कॉमा प्रायद्वीपीय भारत, नीचे का हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में यह मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में यह मिट्टी पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, तो सभी लोग लाइव मोड में आ जाएं, वीडियो मोड में आ जाएं। इतनी बातों के साथ इस चैप्टर को हमने समाप्त कर दिया है, लेकिन इसमें एक सेक्शन बच जाता है, वह है अन्य बातों का सेक्शन, जो बड़ा सेक्शन होगा। उसमें लगभग 25 से 35 के बीच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और एक लगभग 20-25 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज भी होगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले कक्षा में हम इस टॉपिक को समाप्त कर लेंगे और किसी अगले अध्याय की हम फिर शुरुआत करेंगे। ज्योग्राफी अब ज्यो ज्यो आगे बढ़ेगा, चैप्टर की लंबाई छोटी होती जाएगी और चैप्टर्स अपितु आसान होते जाएंगे। जब मुझे लगेगा कि अब चैप्टर केवल समझने योग्य बच गया है, ज्यादा उसमें माथापच्ची की बात नहीं है, इसके पैरेलल में फिजिक्स को भी जगह दी जाएगी वीक में 2 दिन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा के समाप्ति की घोषणा करता हूं। शुभ रात्रि, सभी का धन्यवाद।